हेलो दोस्तों, बहुत से बच्चों का एक ही प्रश्न है कि सर वाइवा वाले जो टीचर हैं वो हमसे ऐसा क्या पूछेंगे और हम उसका जवाब कैसे देंगे। तो आपको बता दूं, मैं आप लोगों के वाइवा अच्छा हो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके टीचर जो टीचर हैं वो आपसे प्रश्न कर सकते हैं। तो आपको बता दूं, ये प्रश्न आप लोगों के लिए ये ज़रूर इम्पोर्टेंट है, देख के जाना चाहिए, जिससे कि यहाँ से कोई भी चीज़ पूछी जाए तो आप उसका जवाब दे पाएँ। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजना जिसका वाइवा कल होने वाला है या एक दो दिन में होने वाला है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही खतरनाक हैं और आप लोगों को बता दें बहुत कॉन्सेप्ट वाले हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलता हूँ अपने प्रश्न की तरफ। पीएच स्केल क्या है? यह किसी विलयन या जल की अम्लता या क्षारीयता मापने का पैमाना है। आपको बता दें 1 से लेकर 6 के बीच में कोई चीज़ है, पीएच वैल्यू आ रही है तो वो अम्लीय होगी, 7 है तो उदासीन होगी, 7 से लेकर 14 है तो वो हो जाएगी क्षारीय। कैसी होगी? क्षारीय। तो मैंने बता दिया पीएच स्केल जो होती है क्या है। आपको बता दें उदासीन विलयन की पीएच कितनी होती है? तो बोलेंगे 7 होती है। तो जो हमारा जल होता है, पानी जो होता है जिसे हम पीते हैं, वो जलीय विलयन जो है उसका वो 7 होगा। आगे हम देखते हैं टिंडन प्रभाव किसे कहते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश का प्रकीर्ण होने की परिघटना टिंडन प्रभाव कहलाती है। तो आपको बता दें टिंडन प्रभाव, कोलाइडी विलयन में उपस्थित जो कण होंगे वो प्रकाश का प्रकीर्ण करेंगे, उसी को हम टिंडन प्रभाव बोल देते हैं। जल परिदृश्यता क्यों महत्वपूर्ण है? तो जल परिदृश्यता जलीय समुदाय के लिए जल की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचक है। तो ये भी आपके पेपर में आ सकता है, मतलब आपके जो वाइवा वाले टीचर हैं वो आपसे पूछ सकते हैं, इसीलिए इसे आप तैयार करके ज़रूर जाना। पेपर वाले, वाइवा वाले आपसे बोलेंगे कि बेटा बताओ बीओडी का फुल फॉर्म क्या है? तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ठीक है, ऑक्सीजन की वह मात्रा जो सूक्ष्म जीवों द्वारा 1 लीटर पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थों की खपत कर उन्हें ऑक्सीकृत कर देती है, उसी को बीओडी बोलते हैं। जिस जल का बीओडी ज़्यादा आता है वो जल ज़्यादा प्रदूषित होता है, जिसका बीओडी कम आता है वो जल स्वच्छ जल होता है। तो आपको बता दें, तुमसे अगर कोई बोले कि स्वच्छ जल है तो उसका बीओडी कम होगा या ज़्यादा, तो बोलेंगे कम होगा। गंदा जल है तो उसका बीओडी कम होगा या ज़्यादा, तो बोलेंगे उसका ज़्यादा होता है। ठीक है, आपके सामने एक प्रश्न है, कुछ स्वच्छ जलीय जीवों के नाम बताओ। ऐसे जीव जो साफ पानी में मिलते हैं, जैसे तालाब वगैरह मिलते हैं, जैसे नोस्टॉक हो गया, ये साइनोबैक्टीरिया होता है, अमीबा हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, स्पाइरोगायरा हो गया या पैरामीशियम हो गया। ठीक है, तो अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, नोस्टॉक, वॉल्वॉक्स, स्पाइरोगायरा, ये कुछ महत्वपूर्ण है, इनको आप आराम से याद कर सकते हो और बता सकते हो। पेपर वाले टीचर आपसे बोलेंगे कि बेटा बताओ प्रदूषण क्या है? तो आपका जवाब होगा कि सर प्रदूषण वायु में भी होता है, जल में होता है, मृदा में होता है। तो इसकी भौतिक, रासायनिक और जैविक विशेषता में होने वाले अवांछनीय परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जो नहीं होना चाहिए, जो हो गया है, जो मानव जीवन को हानिकारक रूप से प्रभावित करता है। तो आपको बता दें, हमने दीपावली पर पटाखे चलाए तो वायु प्रदूषण हुआ, जल भी प्रदूषण कर रखा है हमने, मृदा प्रदूषण, मतलब जो जैसी स्थिति में है वो वैसी स्थिति में अब नहीं है। प्रदूषक क्या है? तो आप बोलोगे वे पदार्थ जो प्रदूषण फैलाते हैं उसको हम बोलेंगे प्रदूषक। जिससे प्रदूषण फैलेगा उसको हम प्रदूषक बोलेंगे बेटा। ठीक है, वायु प्रदूषक के प्रमुख स्रोत क्या हैं? तो वायु जीवाश्म ईंधन का प्रयोग, जैसे लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह जला रहे हो आपने, कोयला वगैरह, पेट्रोल वगैरह जलता है, वो जीवाश्म ईंधन है। उद्योग, कारखाने, वाहन, जंगल में आग लगना, ज्वालामुखी का फटना, ये सब जब क्रियाएं होती हैं तो वायु में बेसिकली गैसें आ जाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सभी को हम बेटा क्या बोलेंगे? वायु प्रदूषक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? वायु प्रदूषक। पेन क्या है? यह द्वितीयक वायु प्रदूषक होता है जो वायुमंडल में पाया जाता है, ये भी वायु प्रदूषक है। बेटा एक अच्छे प्रश्न है आगे, समष्टि घनत्व क्या है? किसी जाति के प्रति इकाई क्षेत्र में सदस्यों की संख्या उसका समष्टि घनत्व कहलाता है। कि हमारे पास ये
क्षेत्र है, यहाँ पर मान लो ये हमारे पास जीव रह रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास एक ये है, यहाँ पर जीव रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ का समष्टि घनत्व तो ज़्यादा है, यहाँ का कम है, क्योंकि यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, यहाँ पर जनसंख्या कम है। समष्टि क्या है? समष्टि को बेटा हम बोलते हैं पॉपुलेशन। समष्टि एक विशेष क्षेत्र में किसी पादप या जंतु के एक जाति अथवा घनिष्ठ रूप से संबंधित जातियों का एक समुच्चय है, उसी को हम पॉपुलेशन बोल देते हैं। इस समय तो बेटा आपको पता होगा मनुष्य की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा। आइए आगे बढ़ते हैं। जैवीय समुदाय क्या है? किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा आवास में निवास कर रही समष्टियों के समुच्चय को जैवीय समुदाय कहते हैं। जैवीय समुदाय में अन्य विशिष्ट अन्य चीज़ें भी आ जाती हैं, अन्य जीव जंतु भी आ जाते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर बेटा आपसे पूछा जा सकता है, आपके वाइवा वाले टीचर जो बाहर से आते हैं वो आपसे पूछेंगे बेटा पादप समाज विज्ञान क्या होता है? तो आपका जवाब होगा गुरुजी पादप समुदाय का अध्ययन, जब पादप समुदाय का अध्ययन करते हैं तो उसी को पादप समाज विज्ञान फाइटोसोशियोलॉजी कहते हैं। क्या बोलेंगे? फाइटोसोशियोलॉजी। हो सकता है ये आपके लिए कुछ नया हो। आवृत्ति भी बेटा क्या है? तो आपका जवाब होगा आवृत्ति एक क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रजातियों के फैलाव की डिग्री को संदर्भित करती है और आमतौर पर प्रतिशत उपलब्धियों के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो आवृत्ति वैसे टीचर जो होते हैं कम पूछते हैं, आवृत्ति ज़्यादा नहीं पूछते। किसी जाति की आवृत्ति की गणना कैसे करेंगे? किसी जाति की आवृत्ति की गणना उसकी प्रतिशत उपलब्धि के संदर्भ में होती है। ये वाले प्रश्न तो नहीं है, पूछेंगे आपसे। आपेक्षिक आवृत्ति, यह किसी दी गई जाति की वह आवृत्ति है जो सभी उपस्थित जातियों के आवृत्ति मान के योग के प्रतिशत को दिखाती है। और आवृत्ति को विभिन्न भागों में बांटा था। रॉन कियर एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1934 में विभिन्न पादप जातियों को आवृत्ति रेंज के आधार पर 5 भागों में वर्गीकृत किया था। तो आपको बता दें बेटा, टेंशन मत लेना, आपसे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा आप जिसका जवाब बड़े आसानी से दे पाएँ। कोशिका विभाजन किसे कहते हैं? तो किसी कोशिका के गुणसूत्रों कोशिका द्रव का 2 कोशिकाओं में विभाजन होना कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे मेरे पास ये कोशिका है, 2 भागों में मान लो कोशिका टूट गई, हो गया कोशिका विभाजन, ठीक है। आइए, कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है? तो बोलेंगे मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। एक तो होगा समसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या समान होती है, दूसरा होगा बेटा अर्धसूत्री विभाजन जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। तो शुक्राणु और अंडाणु जो बनते हैं वो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं। शुक्राणु में कितने गुणसूत्र होते हैं बेटा कमेंट में बताना मुझे। कोशिका द्रव विभाजन किसे कहते हैं? तो देखो कोशिका के अंदर केंद्रक होगा, केंद्रक के चारों तरफ कोशिका द्रव होगा। तो जब कोशिका द्रव का विभाजन होगा तो उसी को बेटा बोल देंगे कोशिका द्रव विभाजन, है ना। समझ में आ गया होगा। आपको एक बात पता है समसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिका में पाया जाता है? तो समसूत्री कोशिका में मिलेगा ये बोला काय को बोलते हैं दैहिक कोशिका। दैहिक कोशिका हमारे शरीर के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। प्रश्न बहुत बढ़िया बढ़िया लेकर आया हूँ मैं, जिससे कि आप लोगों प्रैक्टिस अच्छी कर सकें। पेपर में पूछा जा सकता है बेटा एंजाइम क्या है? तो आप बोलोगे एंजाइम जो होते हैं ये जैव उत्प्रेरक होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर क्रियाओं को बढ़ाने का काम करते हैं। लार में कौन सा एंजाइम होता है या लार का पुराना नाम क्या है? तो बोलेंगे टाइलिन। क्या बोलेंगे? टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन एंजाइम, ठीक है। तो आपको बता दें अगला है टाइलिन एंजाइम भोजन में कार्बोहाइड्रेट को पचाने का काम करता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। एक्रोमिन बिंदु क्या है? लार एंजाइम के द्वारा स्टार्च का पूर्ण रूप से पाचन होने में लिया गया समय एक्रोमिन बिंदु कहते हैं। तो जो भी तुम खाना खाते हो उसमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च को पूर्ण पाचन करने के लिए जो समय लगता है उसको एक्रोमिन बिंदु कहते हैं। लार एमाइलेज की क्रियाशीलता की दर का पीएच क्या होगा? 7, मतलब उदासीन पर ही काम करता है। उस ग्रंथि का नाम बताइए बेटा जहाँ से लार उत्पन्न होती है, तुमसे ये पेपर में आएगा। तो लार की उत्पत्ति लार ग्रंथि से होती है जो हमारे मुंह में होगी। कहाँ पर होगी? लार मुंह में बनती है बेटा, वो कहीं तो बनती नहीं है। 3 जोड़ी ग्रंथियाँ होती हैं, 3 जोड़ी का मतलब 6, ठीक है।
पैराटाइड ग्रंथि, सब मैक्सिलरी ग्रंथि, सब लिंगुअल ग्रंथि। तो 3 प्रकार की ग्रंथि होती हैं। और लार अम्लीय है या क्षारीय, तो तुम बोलोगे ना लार तो अम्लीय है ना क्षारीय, ये भैया उदासीन होती है, इसलिए इसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। आगे देखिए, मौखिक प्रश्न का मतलब ही बेटा इंग्लिश में वाइवा होता है। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी क्या है, इसी को हम बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जैविक कारकों के उपयोग से उपयोगी उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी में मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को तैयार करते हैं बेटा। ठीक है। जीवधारियों में कितने प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं, तो बेटा तुमको पता होगा। एक तो होता है हमारे शरीर में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल डीएनए, और एक होता है राइबो न्यूक्लिक अम्ल जिसको बोलते हैं हम आरएनए। तो डीएनए और आरएनए 2 प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल हमारे शरीर में पाए जाते हैं। बेटा आपसे एक और चीज पूछेगा कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, तो अधिकांश जीवों में अनुवांशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है। तो बेटा बताना, कमेंट करके मुझे बताओ डीएनए में 2 रज्जुक होंगे या 1 रज्जुक होगी, और कमेंट में बताओ कि डीएनए में क्या बोला मैंने बेटा, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है, डीऑक्सीराइबो शर्करा या राइबो शर्करा, कमेंट में करके बताओ। चलो अभी, पादप ऊतकों से डीएनए पृथक करने में सेलुलेज एंजाइम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि पादप कोशिका जो होती है ना, उसकी कोशिका भित्ति जो होती है वो बनी होती है सेलुलोज की, और सेलुलोज को कौन तोड़ेगा, तो बोलेंगे सेलुलेज तोड़ेगा, इसलिए करते हैं। आगे बढ़ें। देखो ये है परागण किसे कहते हैं, तो पराग कोश से परागकण का उसी पुष्प या उस जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक के स्थानांतरण की क्रिया को परागण कहते हैं। परागण मुख्यतः 2 प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। कौन कौन सा, स्वपरागण और परपरागण। तो बेटा स्वपरागण क्या है, देखो बेटा क्या है, जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो उसे स्वपरागण कहा जाता है। ठीक है। इसी प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, उसी को हम सहयुग्मन बोल देते हैं। इसी में एक का नाम आता है सजात पुष्पी परागण, क्लास में पढ़ा चुका हूँ वैसे मैं। इस प्रकार के स्वपरागण में एक पुष्प के परागकोश में बने परागकण उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इसमें पादप तो 1 होता है लेकिन फूल 2 होते हैं इस प्रकार के परागण में। ठीक है। आगे आप देख पाएंगे, बहुत प्रश्न बढ़िया लिख रहा हूँ पर मैं कुछ भी सही। परागकण की परत में पराग नलिका जो बनती है वो बनेगी अंतःचोल से। परागकण के अंकुरण का प्राकृतिक स्थान क्या है, तो बोलेंगे ये होता है वर्तिकाग्र। ठीक है। पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं, तो बोलेंगे 2 नर युग्मक होते हैं। ये आपके जो वाइवा वाले जो टीचर हैं वो आपसे पूछेंगे, जवाब देना। एक पराग नलिका में कितनी पराग नलिका बनती हैं, तो केवल 1 पराग नलिका बनती है, लेकिन कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें अनेक पराग नलिका बनती हैं। जैसे कुकुरबिटेसी में कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा, ककड़ी ये सब आ जाते हैं। आगे युग्मक क्या है, तो युग्मक लिंग कोशिकाएं हैं जो लैंगिक जनन में भाग लेती हैं। लैंगिक जनन में आपको पता होगा शुक्राणु बनेगा। युग्मक जनन युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं, और शुक्र जनन वृषण में शुक्राणु के निर्माण की क्रिया को शुक्र जनन, अंडजनन अंडाणु के निर्माण की क्रिया को अंडजनन। तो वृषण के चारों ओर एक मोटा तंतु मिलता है, उसे ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया कहा जाता है। तो देखो ग्राफीन पुटिका, अंडाशय के अंदर पूर्ण रूप से परिपक्व पुटिका को ग्राफीन पुटिका कहते हैं, और यहाँ से एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो रिलीज होता है। जल्दी जल्दी प्रश्न करा रहा हूँ जिससे कि पेपर से पहले, भैया कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनका कल ही वाइवा है, तो पेपर से पहले 1-2 बार वीडियो को देख कर जाना, यही वाले क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे। अर्धसूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में होता है, तो बोलेंगे जीवों की जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा। अर्धसूत्री विभाजन में एकमात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिकाएं बनती हैं, तो बोलेंगे 4 पुत्री कोशिकाएं बनेंगी। कितनी, 4। आगे सूत्र युग्मन किसे कहते हैं,
तो समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनना सूत्र युग्मन कहलाता है। तो पेपर में आएगा क्रॉसिंग ओवर क्या है, तो तुम बोलोगे अर्धसूत्री विभाजन के समय समजात गुणसूत्रों के बीच गुणसूत्र खंडों के आदान प्रदान को गुणसूत्र विनिमय कहते हैं। यहाँ पर जीनों का आपस में आदान प्रदान किया जाता है। विनिमय की क्रिया किस अवस्था में होती है, तो प्रथम पूर्वावस्था की पैकेटिन स्थूल पट्ट अवस्था में ये क्रिया देखने को मुख्यतः मिलती है। तुमसे पूछा जाएगा बेटा बताओ मरूला क्या है, तो तुम बोलोगे विदलन की प्रारंभिक अवस्था में बनने वाली कोशिकाओं की ठोस गेंदनुमा को मरूला कहते हैं। मरूला में 8 से लेकर 16 कोशिकाएं होती हैं, जिससे कि ये जो हमारी सेल है ये गोल गेंदनुमा दिखाई देती है, उसी को हम मरूला बोल देते हैं। ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट क्या है बेटा, ब्लास्टोसिस्ट क्या है, तो देखो ब्लास्टुला की गुहा को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। तो कोरकपुटी क्या है, स्तनियों की प्रारंभिक भ्रूणोद्भव की खोखली गोलाकार ब्लास्टुला अवस्था कहलाती है, इसी को ब्लास्टोसिस्ट बोलेंगे। मानव के ब्लास्टोसिस्ट में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, तो ब्लास्टोसिस्ट में 70 से लेकर 100 कोशिकाएं जो होंगी वो ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मिल जाती हैं। ब्लास्टोसिस्ट के किस भाग में भ्रूण का निर्माण होता है, तो भीतरी कोशिकीय पिंड के अंदर निर्माण होगा हमारे भ्रूण का। अनुवांशिकी के जनक कौन थे, तो बोलेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक थे। फिर पूछा जाएगा तुमसे भैया बताओ अनुवांशिकी क्या है, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, उसी को हम अनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे को चुना, तो बोलेंगे उद्यान मटर। उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम पाइसम सेटाइवम है, ये इसको गार्डन भी बोलते हैं, मीठी मटर भी बोलते हैं इसे। मेंडल के स्वतंत्र अभिविवन का नियम का अनुपात क्या था, तो 9:3:3:1। आगे देखिए वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं, ये सब वो प्रश्न है जो वाइवा में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, कॉलेजों में पूछ रहे हैं टीचर। मनुष्य की वंशागति के अध्ययन के लिए विकसित की गई विश्लेषण विधि को वंशावली विश्लेषण कहते हैं। वंशावली चार्ट किसे कहते हैं, मनुष्य के वंशावली विश्लेषण का अध्ययन करने के लिए जो चार्ट तैयार किया है उसे वंशावली चार्ट कहते हैं। वंशावली चार्ट में नर को ऐसे वर्ग वाले बॉक्स से और मादा को ऐसे वृत्त वाले बॉक्स से प्रदर्शित करने का काम करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पादप प्रजनन क्या है, पादप प्रजनन में पौधे की उन्नत किस्में तैयार की जाती हैं और जाति का विकास करते हैं। विपुंसन पराग कोष को काटकर जब पुंकेसर से अलग कर देते हैं तो उसी को बोल देते हैं विपुंसन। ठीक है। आगे थैली बांधना, थैली बांधने से अनियंत्रित पर परागण को रोका जा सकता है। रोग एक असामान्य दशा है जो किसी जीव के एक भाग से संपूर्ण जीव को प्रभावित कर सकता है, और बीमारी तो आपको पता है सब लोग परेशान रहते हैं बीमारियों से। आगे देखो रोग विज्ञान, जब रोगों का अध्ययन करते हैं तो उस विज्ञान को कहा जाता है रोग विज्ञान। रोग कारक जो रोग पैदा करता है उस जीव को बोलते हैं रोग कारक। रोग कितने प्रकार के होते हैं, तो तुम बोलोगे संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, असंक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता। कितने प्रकार के रोग कारक मानव रोग में रोग उत्पन्न करते हैं, तो भैया जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, हेलमिंथेस कृमि, ये सभी मनुष्य में रोग पैदा करने का काम करते हैं। आगे गोल कृमि के नाम को किस सामान्य बताया किस नाम से जानते हैं हम, तो गोल कृमि को हम बोलते हैं एस्केरिस। क्या बोलेंगे, एस्केरिस। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं एस्केरिस्ता बोलते हैं। एस्केरियासिस जो होता है वो एस्केरिस जो होती है उससे तैयार होगा। ठीक है। नर व मादा एस्केरिस को कैसे पहचानेंगे, तो नर जो होता है वो छोटा होता है, मादा बड़ा होता है। इसका पिछला सिरा जो होता है मुड़ा हुआ होता है, जबकि मादा बड़ा, इसका पिछला सिरा सीधा होता है। मानव के शरीर में एस्केरिस कहाँ मिलेगा, तो बोलेंगे एस्केरिस जो होगा वो छोटी आंत में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, छोटी आंत में, पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। एस्केरिस्ता के लक्षण क्या हैं, आंतरिक रक्तस्राव, पेशीय पीड़ा, ज्वर, अरक्तता, आंत का अवरुद्ध होना, ये सभी। जबकि अमीबियासिस क्या है, इसको पेचिस बोलते हैं। एंट अमीबा स्टोलिटिका, ये पेचिस का कारण है। अमीबियासिस रोग का कारक कौन है, एंट अमीबा स्टोलिटिका। ये कैसा होता है, तो बोलेंगे एक पदीय होगा।
एंटामीबा का भोजन जीवाणु और लाल रक्त कोशिका, हमारे शरीर में जीवाणु और लाल रक्त कोशिकाओं को खाएगा ये। अमीबियासिस रोग के लक्षण क्या होंगे? पेट में कीड़ा बढ़ जाएगा तो कब्ज होगी, पेट में दर्द होगा, ऐंठन होगी, अत्यधिक श्लेष मल आएगा, चिकना चिकना सा आएगा, रक्त के थक्के बनेंगे मल में। प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग का नाम तो बोलेंगे मलेरिया। मलेरिया मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने से होता है। द्विपोषी परजीवी का क्या तात्पर्य है? ऐसा परजीवी जो अपना जीवन चक्र 2 अलग अलग परपोषियों में पूरा करता है, उसी को बोलेंगे द्विपोषी परजीवी। प्लाज्मोडियम की कौन सी अवस्था मनुष्य को संक्रमित करती है? तो बोलेंगे एक अवस्था है, इसका नाम है स्पोरोजोइड। स्पोरोजोइड हमको बीमा कर देती है। मलेरिया के उपचार में कौन सी सबसे पुरानी दवा है? तो बोलेंगे कुनेन, जो सिनकोना की छाल से बनती है। दाद को रिंगवर्म बोलते हैं। त्वचा का कवकीय संक्रमण है, त्वचा पर हो जाता है। जब दाद होगा तो माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन ये हमारे शरीर पर आ जाते हैं। शरीर के कौन से भाग में दाद संक्रमित हो सकता है? त्वचा, नाखून, स्कैल्प्स। इम्पोर्टेंट रहे सारे, हल्के में मत लेना। वाइवा वाले टीचर जब आएंगे ना, जब ये पूछेंगे आपसे, तब आपके तोते ना उड़ जाएं, इसलिए आपको पहले बता रहा हूँ, पढ़ के जाओ। अनुकूलन किसे कहेंगे? पेपर में आएगा तुमसे, मतलब वाइवा वाले टीचर बोलेंगे जीवों में होने वाले वे परिवर्तन जो उन्हें वातावरणीय परिस्थितियों से अनुकूलित रूप से समायोजित करते हैं, उसी को अनुकूलन कहते हैं। अनुकूलन आकार की, शारीरिक, कार्यात्मक प्रकार के हो सकते हैं। मरुदभूत शुष्क भूमि जो होती है, ऐसे पौधे जो जल की अत्यधिक कमी में उगते हैं उनको मरुदभूत पौधे कहते हैं, जैसे नागफनी का पौधा। अगला रोमपर्णी मरुदभिद क्या है? इन पौधों की पत्तियों पर घने रोम होते हैं, छोटे छोटे बाल से होते हैं। मृदुपर्णी तो बोलेंगे ब्रायोफिल्लम, एलोवेरा जो होता है, ये सब आ जाएंगे। पर्णाभ स्तंभ पर पाए जाने वाले कंटक किसके रूपांतरण? कंटक मतलब कांटे, तो पत्तियां जो होती हैं वो कांटों में बदल जाती हैं। रेगिस्तान जीवों में 2 चुनौतियां, नमी प्राप्त करना और जल को बचाना। रेगिस्तान का जहाज बचपन में सिखाया गया था, ऊंट को बोलते हैं। कंगारू चूहा किस प्रकार के जीवन के प्रति अनुकूलित है? तो ये निशाचर प्राणी है, रात में रहता है, रात में काम करता है, रात में खाता है, तो ये निशाचर प्राणी है। कैसा प्राणी है? निशाचर। वैसे मुझे निशाचर प्राणी अति प्रिय हैं, क्योंकि इसके नाम में एक बहुत महत्वपूर्ण नाम छुपा हुआ है। क्या कंगारू चूहा वास्तविक चूहा, जो कंगारू चूहा वास्तविक चूहा है? तो कंगारू चूहा वास्तविक कंगारू की तरह चलता है, लेकिन यह वास्तविक कंगारू नहीं है। ठीक है, आगे देखो, जलोद्भिद किसे कहते हैं? जैसे देख लो, जलीय वातावरण में होने वाले पौधे को जलोद्भिद पौधे कहेंगे। कितने प्रकार का है? जल निगमन पौधे, प्लावी पौधे, जलस्थलीय पौधे। कुछ जल निगमन पौधों के उदाहरण बताओ। तो हाइड्रिला हो गया, यूट्रिकुलेरिया हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया। बस 3 याद कर लेना, हाइड्रिला, वेलिस्नेरिया, यूट्रिकुलेरिया। कितना लगा? थोड़ा सा। कुछ प्लावी पौधे के उदाहरण जो पानी के ऊपर तैरते हैं, जलकुंभी जो तालाब में तुमने देखा होगा, लेमना है, बॉल्फिया है ना, इन्हें याद कर लेना। मछलियों में श्वसन किस अंग से होगा? तो भैया मछलियों में गलफड़े होते हैं। मछली के शरीर की आकृति किस प्रकार की होती है? तो ऐसी होती है नौका। नौका मतलब, नौका तो जानते होंगे, नाव जैसी। मछली के पग क्या काम करते हैं? तो भैया तैरने का काम करेंगे, दिशा परिवर्तन का काम करेंगे। कुछ जलीय जंतुओं के नाम, मछलियाँ, ऑक्टोपस, सीप, घोंघा, ये सब आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि वाइवा वाले जो टीचर होंगे आप लोगों से किस तरीके के प्रश्न पूछेंगे। तो वाइवा की संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है, और हो सकता है इससे रिलेटेड आप लोगों ने अपने प्रोजेक्ट फाइल, प्रैक्टिकल फाइल वगैरह बना रखी हो। तो जब भी प्रैक्टिकल फाइल वगैरह आपकी देखेंगे तो इससे रिलेटेड कुछ पूछ लेते हैं, तो हो सकता है कि ये वाले प्रश्न पूछ लें, और ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ अपने मन से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाओ, जिससे कि आपको कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने स्कूल के ग्रुप में अपने दोस्त के पास इस वीडियो को जरूर भेजना, और पेपर से पहले 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखना, और वाइवा वाले दिन तो इसे जरूर देख के जाना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।